नमस्ते बच्चों, आपने 3 अध्याय पढ़ लिए थे। भारत की स्थिति व आकार। दूसरा आपने पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेश और तीसरा टॉपिक था आपका अपवाह तंत्र, यानी आप भारत के स्थिति व आकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। भारत की जो नदियां थी, उत्तर और दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज आप पढ़ोगे जलवायु। पाठ का नाम है जलवायु। जलवायु क्या है उसके बारे में तो आपको बच्चों हमने प्रारंभ में जलवायु और मौसम के बारे में बताया था। मौसम के अंदर जो मौसम क्या होता है कि वातावरण के अंदर जो अल्पकालीन घटनाएं होती हैं, अल्पकालीन, उसको हमने कहा था कि मौसम। और जलवायु जो वातावरण में दीर्घकालीन जो घटनाएं घटित होती हैं उनको जलवायु कहा जाता है। तो इसमें देखा, पहले आप देखिए क्या आप जानते हैं। देखा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ था मौसम। तो मौसम शब्द का अर्थ है मौसम और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो मौसम जो है ये होता है और मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं मानसून। क्या कहते हैं बच्चों? मानसून। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपने इसके अंदर एक कहानी की तरह आपको बताया है। कहानी की तरह देखो, इसमें देखो, जैसे ये देखो, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। पिछले 2 अध्यायों में आपने हमारे देश की स्थल आकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थल आकृतियों में आपने उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का मैदान जिसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इनके बारे में पढ़ा था। ये भारत की क्या है? स्थल आकृतियों के बारे में। अपवाह तंत्र के अंदर आपने उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। तो स्थल आकृतियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 6 भाग। कितने थे? 6। अपवाह तंत्र यानी अपवाह नदियों के बारे में उनको 2 भागों में डिवाइड किया था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिनको अब उत्तर व दक्षिण भारत की नदियां भी ये पढ़ लिया था। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडिया की वायुमंडलीय जो दशा है या अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त, यानी जो अल्पकालीन जो घटनाएं होती हैं उनको मौसम और जो दीर्घकालीन घटनाएं घटित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जलवायु। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु के अध्ययन करके जान सकते हैं। यानी जलवायु के अंदर सर्दी, गर्मी, वर्षा, सर्द, ये हमने पढ़ा था कि भारत में मौसम के अनुसार ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने 4 पढ़ा था, गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद ऋतु। तो ये हम इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व, यानी मौसम और जलवायु के तत्व कौन से होते हैं? मौसम या जलवायु के तत्व तापमान है,
मौसम व जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या बच्चों? तापमान। वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा एक ही होते हैं। तो तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, हवा जिसको कहते हैं, आर्द्रता, नमी, वर्षण, वर्षा, ये क्या है? मौसम तथा जलवायु के तत्व। तो मौसम व जलवायु के तत्व क्या हो गए? तापमान, वायुदाब, हवा या पवन, वर्षा। ये क्या है? वायुमंडल के या जलवायु व मौसम के प्रमुख तत्व हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। आपने कभी तेज हवा चल रही है, कभी गर्मी है, कभी आपको धूप लग रही है, तो लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समय समान बनी रहती है, और कुछ देखा होगा एक समान एक सप्ताह बनी रहती है, जिसे दिन गर्म या रात ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकता। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर एक वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जलवायु कहते हैं। आगे देखते हो, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। आपने पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण जलवायु। तो कहने का था विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। तथा ऐसा क्यों? इस संबंध में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसून यानी मानसून के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। फिर भी आप और इस किताब के अकॉर्डिंग देख लें। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं, इनमें भिन्नता। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा को लेकर देखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें से किस प्रकार की भिन्नता है, इस भिन्नता को हम देखेंगे। भिन्नता को देखेंगे। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में, गर्मियों में यानी गर्मी के अंदर, गर्मियों के मौसम में मरुस्थल के कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री रहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि थिरुवनंतपुरम में ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड है केरल में। तो ये ऐसा क्यों है? तो कहने का तात्पर्य कि ऋतुओं के अनुसार मौसम में जो परिवर्तन होता है और भारत के अंदर भी क्या है कि ये प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका उदाहरण आप देखा गर्मियों में राजस्थान में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जे&के के पहलगांव के अंदर जो तापमान है 20 डिग्री। तो ये भिन्नता भी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान आपको बताया 50 डिग्री, जबकि उसी रात में ये नीचे गिरकर 15 डिग्री हो गया। तो दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात के तापमान लगभग समान रहता है। तो अब वर्षा की ओर ध्यान दें, हम वर्षा भी देख लें। अभी तापमान के बारे में स्टडी कर रहे थे, वर्षा की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। यानी वर्षा के अंदर भी भिन्नता है, उसके आप मात्रा और वितरण में। जैसे देखें हिमालय में वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होती है, हिम यानी बर्फ के रूप में, तथा देश के शेष भाग में ये वर्षा
के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर होती है। मेघालय के अंदर ये 400 सेंटीमीटर औसत वर्षा, जबकि राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर औसत। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु में यहाँ वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। तो वर्षा और तापमान में भिन्नता पाई जाती है, प्रादेशिक भिन्नताएं। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिमी की ओर घटती जाती है, पूर्व से पश्चिमी की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर प्रादेशिक जो भिन्नताएं हैं, किन को लेकर, वर्षा और तापमान को लेकर, ये आपने देखा। इसके बाद में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्ञात राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। मोटी इसलिए होती है कि तूफान के आने पर इनकी दीवारें टूटे नहीं। छत चपटी इसलिए होती है कि वर्षा ऋतु के अंदर जो पानी है उसका बहाव बाहर निकल जाए। तराई क्षेत्र था गोवा, मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती, यहाँ पर वही पानी वाला। ऐसे में प्राग कुछ घर घास के खंभों पर क्यों बने रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्षा और तापमान के अंदर भी अंतर पाया जाता है। अब देखेंगे आप जलवायु नियंत्रण। ये जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक। किसी भी हो, किसी भी देश की जलवायु को कंट्रोल करने वाले, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से। तो जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले 6 कारक। 6 कारकों में पहला अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच। ये 6 महत्वपूर्ण, 1, 2, 3, तो इसमें अक्षांश आ जाएगा, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, ये दोनों एक हैं। समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये 6 कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, परीक्षा में आ सकता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो नंबर 1 ये आ जाएगा अक्षांश, नंबर 2 ये ऊंचाई, नंबर 3 वायुदाब और पवन तंत्र, और नंबर 4 समुद्र से दूरी, और 5वां महासागरीय धाराएं, और 6ठा उच्चावच लक्षण। ये 6 महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमें जो जलवायु, किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी पृथ्वी की गोलाई के कारण सूर्य से जो किरणें पड़ती हैं अक्षांशों पर, तो इनकी मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। परिणाम, तापमान विश्वत वर्ष से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तापमान विश्वत वर्ष से ध्रुवों की ओर क्या घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। क्या होता है, तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। इस कारण से पहाड़ियां गर्मी के मौसम में
ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो अक्षांश क्या कर रहा है? तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, ये प्रभाव कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो ये प्रभाव कम होता जाता है, कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इस महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड महसूस होती है। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थलीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं, स्थित है। तो आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के आप कटिबंध देखें। उन कटिबंधों में पहला आपने देखा उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, और एक होता है आपको शीत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय। 3 महत्वपूर्ण कटिबंधों के बारे में। इसके बाद में आप अंत में देखेंगे, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने अक्षांश, ऊंचाई, तापमान, इनके बारे में, वायुदाब, इनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका नंबर 6 है ऊंचावच। ऊंचावच भी जलवायु को प्रभावित करता है, उसको कंट्रोल करता है। कैसे? ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ठंडी अथवा गर्म वायु को क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं, उसको रोकते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो यानी पवनों के जो विपक्ष के अंदर जो ढाल होते हैं, उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य, जैसे अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं, हिंद महासागर से जो हवाएं उड़ती हैं, तापमान अधिक होने के कारण वह शुष्क पवनें उड़ती हैं और उड़ने के बाद में अरब सागर को पार करती हैं, नमी धारण कर लेती हैं, फिर वह भारी होने के कारण वर्षा करती हैं, लेकिन वो पर्वतों से टकराकर, यदि जिन पर्वतों से टकराकर उस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, तो पर्वत का जो जस्ट पीछे का जो भूभाग है वहाँ वर्षा नहीं होती, अपेक्षाकृत वह सूखे रहते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊंचावच या ऊंचाई है पर्वतों की, वो भी क्या जलवायु को प्रभावित करती है। तो बच्चों, आज ने आप देखा कि किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है। अब आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ी देर आप पढ़ रहे थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो किस प्रकार से भारत में अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, महासागरीय धाराएं भारत में कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो भारत में प्रभावित करने वाले, पहला भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, नंबर 1 अक्षांश। करकवर्त, देश के मध्य भाग, यानी जो करक रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर, पश्चिम दिशा में कच्छ, ये गुजरात में पड़ता है, उसके रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरते हैं। यानी पश्चिम से कच्छ से लेकर पूर्व दिशा में मिजोरम से होकर करक रेखा गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करकवर्त के दक्षिण में स्थित है। आधा भाग करकवर्त के दक्षिण में है और आधा भाग उत्तर में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है? दक्षिणी भाग क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। करकवर्त के उत्तर में स्थित
शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय, यानी उत्तर में स्थित जो शेष भाग है वो उपोष्ण। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांट रही है। जो दक्षिणी वाला भाग है वो तो उष्ण कटिबंधीय हो गया और जो उत्तर वाला भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। इस प्रकार भारत के अंदर जो जलवायु है उसके अंदर दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो अक्षांश रेखा इस प्रकार से भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप बच्चों, ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसको अच्छी तरह देखिए आप, हिमालय पर्वत है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकता है, यानी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत की क्या करता है, रक्षा करता है हिमालय पर्वत। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो ऊंचाई भी क्या कर रही है, जलवायु को प्रभावित करती है। फिर है वायुदाब एवं पवनें। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाएं संचालित है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। दूसरा, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये इसको देखें, आप जानकारी प्राप्त करें तो इसी प्रकार देख सकते हैं आप। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें वाले क्षेत्र, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। ये कहां बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। कोरी आलिस बल के कारण क्या दहानी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और बहती है। स्थलीय भागों में होने के कारण इनमें नमी बहुत ही कम होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, ये देखिए क्यों। भारत के वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दहानी और मुड़ती हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोसन महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं, भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा। तो बच्चों, ये आपको बताया कि किस प्रकार वायुदाब और पवनें किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो
तो एक जेड धारा का नाम, जेड क्या होता है, ये लगभग 27, जेड धाराएं क्या, परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि जेड धाराएं क्या है, तो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेड धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेड धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। भारत के दक्षिण में ये प्रवाहित होती हैं। इसमें आप देखें, थोड़ा जेड धारा के बारे में आप जान लें, ये क्या है, ये एक संक्रीय पट्टी है, यानी जेड धाराएं आपके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री इनके बीच में ये धाराएं उपस्थित होती है। ये एक संक्रीय पट्टी है। ये क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक है वाली है। पश्चिमी हवाएं, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेड धाराओं को पहचाना गया। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय वह उपोष्ण कटिबंधीय जेड धारा। उपोष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा ना, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का जो नीचे वाला जो भाग है उसको दक्षिणी भाग कहते हैं, वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, वह उपोष्ण कटिबंधीय। इस कारण इसको उपोष्ण कटिबंधीय जेड धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेक्स्ट देखेंगे आप, इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि आपने पढ़ लिया था, गर्मियों में सूर्य के आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेड धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेड धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेड धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रभावित होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आपने पढ़ा था अक्षांश, फिर पढ़ा था ऊंचाई, फिर आपने वायुदाब एवं पवने पढ़ा। उसके बाद में आपने जो महत्वपूर्ण आप पढ़ रहे थे, इसके अंदर जेड धाराओं के बारे में स्टडी कर ली थी। अब आता पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है, ये किसे कहते हैं, ये आपके इसमें देखा, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ किसे कहते हैं। सर्दी के मौसम में या सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण होता है। यानी पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ ये क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण, ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भारत के उत्तर दिशा एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को पश्चिमी चक्रवात है वो प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर व नवंबर के महीनों में आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में कब आता है, अक्टूबर व नवंबर में आता है। पूर्वी प्रभाग के एक भाग होते हैं, ये देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पूर्वी प्रभाग भारत के जो तटीय जो भाग है उनको, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और यहाँ इनके कारण इन क्षेत्रों पर काफ़ी विनाश होता है, काफ़ी नुकसान भी होता है। इनको पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आप भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक आपने देखा। तो बच्चों, इसमें आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई, सबसे पहले आपने पढ़ा स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां ये आपने जान लिया था 6। कौन कौन सी हैं? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, ये पढ़ा था। उसके बाद में आप बता रहे थे, आपने पढ़ा अपवाह तंत्र। अपवाह, इसके
बारे में आपने जानकारी पढ़ा। दो प्रकार का अपवा तंत्र, एक तो हिमालय क्षेत्र के और दूसरा आपने पढ़ा था प्रादीपीय अपवा तंत्र। उसमें ये चीज़ें पढ़ने के बाद में आप ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जो स्थलीय अपवा तंत्र के बाद में आप ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि भाई यहाँ का जो जलवायु है वो कैसी रहती है। जलवायु, तो जलवायु जानने से पहले आपने मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौसम जो शब्द है वो मानसून से लिया गया है, और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे बना है? मौसम शब्द से। मौसम शब्द का अर्थ होता है हिंदी भाषा में मौसम होता है, जो मानसून के अंदर ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है। इंडिया की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु, यानी मानसून के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जलवायु में क्या होता है कि जो वायुमंडल के अंदर जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, लंबे दीर्घकालीन परिवर्तन कैसे? तापमान में, वायुदाब में, वर्षा में, ये जो परिवर्तन होते हैं उसको कहते हैं जलवायु। और जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं उनको मौसम कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 महत्वपूर्ण कारक पढ़े। 6 महत्वपूर्ण कारकों में आपने अक्षांश पढ़ा, फिर उसके बाद ऊंचाई पढ़ा, फिर पवने वायुदाब पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने ऊंचावच के बारे में पढ़ा। ऊंचावच है इसके तापमान, ये तापमान के बारे में पढ़ा। तो अक्षांश है, पवने हैं, और एक आपकी वर्षा। ये जो महत्वपूर्ण जो 6 कारक हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बच्चों हम कल पढ़ेंगे भारतीय मानसून के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।